नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको कक्षा 10 पाठ 2 भूगोल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पाठ 2 हमारा है मित्रों वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और यदि आप हमारे साथ प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। यदि कहीं पर नहीं आता, पहले भी बता दे रहे हैं, तो दोबारा आप कमेंट्स के जरिए हमसे बता सकते हैं और या दोबारा आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये एक बार फिर बता दे रहे हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसमें छोटी छोटी बातों का मैंने जिक्र किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो सबसे पहले देखिए, पाठ के बारे में हम आते हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो यहाँ पर है जैव विविधता का अर्थ, यानी जैव विविधता का क्या अर्थ है या जैव विविधता का अर्थ प्रदर्शित कीजिए, बताइए जैव विविधता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैव विविधता विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। यानी जो हमारी जैव विविधता होती है, विविधता मतलब अंतर, तो जीवमंडल में पाए, जो हमारा संपूर्ण जीवमंडल है उसमें पाए जाने वाले जो जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता, यानी जो पेड़ पौधे की अनेक जातियां पाई जाती हैं तथा जीव जंतुओं की अनेक जातियां पाई जाती हैं, ये सभी एक जीवमंडल में ही निवास करते हैं, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों के में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। यानी जो हमारी जैव विविधता होती है वह वनस्पति यानी पेड़ पौधे और जो प्राणी हमारे होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। उसके बाद में कह सकते हैं आप, भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जो इस भूपृष्ठ पर यानी इस पृथ्वी पर वर्तमान जैव विविधता है वह अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण या पर्यावरण के नष्ट होने के कारण वर्तमान में जैव विविधता का क्षय हुआ है और अनेकों जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकट ग्रस्त हैं। यानी इसमें कह सकते हैं कि जैव विविधता जो हमारी है, तो उसमें जो हमारे जीवमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, तो इनके बीच में जो विविधता पाई जाती है वही हमारी जैव विविधता कहलाती है। तो भविष्य में, आप जो वर्तमान समय में चल रहे, भविष्य में ये प्रजातियाँ पाई जाती थी, किंतु अब दशकों पूर्व ये प्रजातियाँ पाई जाती थी, लेकिन आज के वर्तमान युग में ये प्रजातियाँ कुछ तो बिल्कुल नष्ट हो गई हैं जो देखने को नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कहीं कहीं पर देखने को मिलती हैं। तो इन संकटग्रस्त प्रजातियों को या इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमें उपाय करना चाहिए, तो वही हमारा जैव विविधता कहलाता है। अब आगे देखिए, मानव जीवन के लिए महत्व, यानी जैव विविधता का मानव जीवन में क्या महत्व है यहाँ पर। तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। यानी मानव जो है वह अपने उत्पत्ति काल के समय, यानी अपने जब से मानव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो इसी जीव जगत से, चाहे जीव जगत से ही करता है। जैसे ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल से लकड़ी, फर्नीचर, घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काटता है और जंगल के जानवरों को मारकर शिकार करके अपना भोजन यापन यानी भोजन करता है और अपना जीवन यापन करता है। तो यहाँ पर कहा गया कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अभी मैंने बताया है, आवास यानी घर बनाने के लिए जो लकड़ी लगती है वो भी, और परिवेश यानी रहने संबंधी, पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं। पहले जानवर, जो प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग जानवरों की खाल और पेड़ों के पत्ते तथा छाल पहनते थे। और कह सकते हैं विभिन्न आवश्यकताएं, यानी जैसे भोजन, जंतुओं का मांस की पूर्ति के लिए वह जैव विविधता पर ही निर्भर उसे रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। यानी जैव विविधता के उपयोग की दृष्टि से, जैव विविधता के उपयोग की दृष्टि से मानव ने जो अधिक उपयोगी पशु हैं या प्राणी हैं, तो उनका दोबारा पालतूकरण किया, यानी उनको दोबारा पालने का प्रयास किया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। यानी कृषि और पशुपालन, जैसे मुर्गी पालन
बकरी पालन, कुक्कुट पालन या कह सकते हैं मत्स्य पालन और डेयरी, ये सब इसी पशुपालन यानी कृषि इसी क्या परिणाम है, परिणाम स्वरूप हैं। तो मानव जीवन का कह सकते हैं आपकी मानव जीवन का जो इस जीव जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण या जैव विविधता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर आगे है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर प्रोजेक्ट किसे कहते हैं या प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना जिसको कह सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए देश में 1973 से चलाई जाने वाली योजना है। यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना है या बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए देश में 1973 से चलाई जाने वाली ये योजना है। प्रारंभ में इस योजना से बाघों की घटती संख्या को रोकने में बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि बाघों की संख्या 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई थी, परंतु 1993 में इनकी संख्या घटकर 3600 तक ही पहुंच गई। इसलिए ये जो टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना चलाई गई, इसके तहत जो टाइगर थे यानी बाघों की संख्या को बचाने का प्रयास किया गया, इसलिए इस प्रोजेक्ट को टाइगर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया या टाइगर संरक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या आशय है, या कह सकते हैं आप संकटग्रस्त प्रजातियां किन्हें कहते हैं। तो पादप एवं प्राणी, यानी ये प्राणी, इसमें पादप और पेड़ पौधे और प्राणी जीव जंतु दोनों आते हैं। पादप एवं प्राणी की ऐसी प्रजातियां जिनके समाप्त होने की संभावना अधिक प्रबल हो गई है, लगातार कम होती जा रही हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। यानी आप कह सकते हैं चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, उनकी ऐसी प्रजातियां जिनके समाप्त होने की बिल्कुल संभावना बन गई है या अधिक प्रबल हो गई है, बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर हैं, तो ऐसे जो जीव जंतु हैं या वृक्षों की प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यदि कहीं पर समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। अब देखिए विलुप्त प्रजातियां किन्हें कहते हैं, वो तो बात हुई आगे। संकटग्रस्त प्रजातियों की विलुप्त प्रजातियां क्या है, तो जैव विविधता की वे प्रजातियां जो दिखाई नहीं देती, यानी जैव विविधता की वे प्रजातियां जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, ना मतलब नष्ट हो चुकी हैं, तथा जिनको समाप्त हुआ मान लिया गया है, वे विलुप्त प्राणियां यानी विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं डायनासोर, या वृक्षों की बहुत ही अनेक प्रजातियां हैं, जो लगभग 20 से अधिक प्रजातियां जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, जिनको अब 2 दशकों से या 5 दशकों से देखा नहीं गया है। तो ऐसी प्रजातियां जो कहीं भी दिखाई नहीं देती, नष्ट हुई मान ली गई हैं, इन प्रजातियों को हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं, चाहे वो प्राणी जगत की हो या वन जगत की हो। फिर जंगली जीवों के लिए प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यानी जंगली जीवों के लिए प्रमुख आरक्षित क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। भारत में जंगली जीवों के लिए प्रमुख आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, अंडमान निकोबार तथा कंचनजंगा हैं। कौन कौन से भारत में, यानी जंगली जीवों के लिए प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में। तो भारत में जंगली जीवों के लिए प्रमुख आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नंदा देवी, नोकरेक, अंडमान निकोबार तथा कंचनजंगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न है, ध्यान से सुनना। फिर इनमें से नीलगिरी के आरक्षित क्षेत्र का विस्तार तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में है, यानी इनमें से जो नीलगिरी के पर्वत के आरक्षित क्षेत्र का विस्तार है वह तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में है। अब देखिए वन कितने प्रकार के होते हैं, वनों के प्रकार, ठीक। तो यानी उत्पत्ति के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है आप कह सकते हैं। तो वन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो वन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरक्षित वन और दूसरा होता है संरक्षित या सुरक्षित वन। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित या सुरक्षित वन। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो देखिए इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित किए जाते हैं, यानी ये जो आरक्षित वन होते हैं ये इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित किए जाते हैं, यानी इन पर जो व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार होता है वो इसकी सुरक्षा करते हैं और इनसे इमारती लकड़ी और वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए इन्हें सुरक्षित करते हैं, इनकी देखरेख में रखते हैं। फिर इनमें पशुओं को चराने तथा कृषि करने की अनुमति नहीं होती है, यानी ये जो आरक्षित वन होते हैं इसमें पशुओं को चराने तथा कृषि करने की अनुमति नहीं होती है।
और इसके अतिरिक्त कह सकते हैं देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 54.4% भाग सुरक्षित वनों की श्रेणी में आता है, यानी आरक्षित या सुरक्षित वन कह सकते हैं, आरक्षित या सुरक्षित वन। तो देश के कुल वनों का लगभग 54.4% भाग जो है वो सुरक्षित या आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। तो आरक्षित वन कौन कौन से होते हैं, यानी जिनमें इमारती लकड़ी अथवा भवन उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए जो वन सुरक्षित किए जाते हैं तथा इनमें पशुओं के चराने तथा कृषि करने की अनुमति नहीं होती है। ये देश के कुल वन क्षेत्रों का 54.4% भाग सुरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। अब आगे देखते हैं, ये तो हमारा हुआ आरक्षित या सुरक्षित वन। दूसरा हम देखते हैं संरक्षित या सुरक्षित वन। संरक्षित या सुरक्षित वन कौन सा होता है, तो इनमें पशुओं को चराने तथा कृषि करने की अनुमति प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। यानी इनमें जो पशुओं को चराने तथा कृषि करने की अनुमति होती है वह प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। यानी उसमें प्रतिबंध होते हैं कि कहाँ तक चरा सकते हैं, किन महीनों में आप चरा सकते हैं, कितनी दूर तक चरा सकते हैं उन वनों में, और कहाँ तक आवागमन कर सकते हैं, तो उस पर प्रतिबंध होता है। फिर दूसरी बात क्या होती है इसमें कि भारत में 32.9% भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। यानी भारत के संपूर्ण वन का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 32.9% भाग पर ही संरक्षित वन पाए जाते हैं, जिसमें कह सकते हैं प्रतिबंधों के साथ व्यक्ति पशुओं को चरा सकता है तथा खेती कर सकता है। तो ये हमारे हुए वनों के प्रकार, यानी आरक्षित वन और संरक्षित या सुरक्षित वन। अब देखिए, यानी ये आरक्षित वन होते हैं और दूसरा है संरक्षित या सुरक्षित वन। तो अब देखिए जैव विविधता से क्या आशय है। जैव विविधता किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों एवं प्राणी जगत में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं जैव विविधता कहलाती है। यानी जैव विविधता का तात्पर्य क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जगत में हो, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, यानी जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो देखने को मिलती है वही हमारी जैव विविधता कहलाती है, यानी जैव विविधता कहलाती है। या आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों तथा पेड़ पौधों के बीच में पाए जाने वाले पादपों की विभिन्न जातियों को ही हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न बनता है, एशियाई चीते की क्या विशेषता होती है। यानी जो एशियाई चीता होता है, बाघ जिसको कह सकते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है। तो दुनिया का सबसे तेज स्तनपायी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का विशिष्ट सदस्य होता है। यानी जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी प्राणी होता है चीता, वो बिल्ली परिवार का विशिष्ट सदस्य होता है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। तथा 20वीं शताब्दी से पहले ये चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले थे, परंतु अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। यानी पहले कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि 20वीं शताब्दी से पहले ये चीते अफ्रीका और एशिया के जंगलों में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु अब लगभग ये समाप्त हो चुके हैं। किस कारण समाप्त हो चुके हैं कि जो हमारे कह सकते हैं आप विलुप्त जो वन है, हमारे जंगल हैं, तो ये जो समाप्त हो रहे हैं इसके कारण इनकी प्रजातियां भी समाप्त होती चली जा रही हैं। फिर भारत में जैव विलुप्तता भारत में जैव विलुप्तता क्या है, तो भारत में जैव विविधता विलुप्तता की ओर अग्रसर है। यानी जो जैव विविधता है प्राणियों और जीव जंतुओं की, यानी पेड़ पौधों की जो विलुप्तता है वह बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। देश में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 पक्षियों की, 44 सरीसृपों की, 15 तथा स्थलचरों की 3 जातियों के विलुप्त होने का खतरा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भारत में जैव विविधता विलुप्तता की ओर अग्रसर है। देश में बड़े प्राणियों में से जैसे स्तनधारियों की 79 जातियाँ तथा पक्षियों की 44 प्रजातियाँ, सरीसृप वर्ग की 15 प्रजातियाँ तथा स्थलचरों की 3 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। एक अनुमान के अनुसार देश के आधे से अधिक प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं। यानी देश में जो आधे से अधिक प्राकृतिक वन थे वो समाप्त हो चुके हैं। लगभग 40% मैंग्रोव वन लुप्त होने से हजारों वनस्पति एवं वन्य जीव जातियों के लुप्त होने की कागार पर है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा अनुमान है कि देश की लगभग आधे से अधिक जो प्राकृतिक वन संपदा है वो समाप्त हो चुकी है
तथा 40% जो मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त होने से, यानी वो जो मैंग्रोव वन था हमारा वो 40% लगभग समाप्त हो चुका है। उसके लुप्त होने से हजारों वनस्पति एवं वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। फिर आगे देखिए, जीव आरक्षण क्षेत्र क्या कहलाता है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। जीव आरक्षण क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इससे कहते हैं ऐसे क्षेत्र जिनमें विभिन्न जीव जंतुओं एवं वनस्पति को उनके प्राकृतिक रूप में देखने का प्रयास किया जाता है, जहां वे पूरी तरह सुरक्षित एवं संरक्षित हों। ऐसे क्षेत्रों को जीव आरक्षण क्षेत्र कहा जाता है। भारत में इस प्रकार के क्षेत्रों की संख्या 94 है। यानी कह सकते हैं आप ऐसे क्षेत्र जिनमें जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक रूप में, यानी सामने नज़रों के सामने देखने का प्रयास किया जाता है, तथा जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहते हों, ऐसे क्षेत्रों को हम जीव आरक्षण क्षेत्र कहते हैं। भारत में इस प्रकार के क्षेत्रों की संख्या 94 है, यानी जिसको आप कह सकते हैं चिड़ियाघर या अन्य प्रजातियों। फिर अब आगे देखते हैं, ये तो हुआ जीव आरक्षण क्षेत्र। फिर पारिस्थितिक संतुलन में वृक्षारोपण का योगदान। तो पारिस्थितिक संतुलन में वृक्षारोपण का क्या योगदान है, तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वृक्षारोपण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 1, मृदा अपरदन की रोकथाम में सहायक, यानी जो हमारा पारिस्थितिक संतुलन बनाने में वृक्षारोपण का जो महत्वपूर्ण योगदान है, तो वृक्षारोपण करके व्यक्ति अपनी मृदा अपरदन की रोकथाम में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति वृक्ष अधिक लगाता है, जिसके कारण जब वर्षा अधिक होती है तो उसकी जड़ें मिट्टी को जकड़ लेती हैं, जिससे उसकी मृदा अपरदन की गति रुक जाती है और मिट्टी नहीं बहती है। तो ये मृदा अपरदन की रोकथाम में भी पारिस्थितिक संतुलन में जो वृक्षारोपण का योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है जैविक संतुलन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहायक, यानी जो जैविक संतुलन होता है वो भी बनाए रखते हैं वृक्षारोपण, तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण में, यानी जो बड़े बड़े जंगल का निर्माण करते हैं जिसके कारण वे वन्य प्राणियों के संरक्षण में भी सहायक होते हैं, यानी जीव जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक होते हैं। फिर आगे, भारत में वन्य संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के कारण, यानी भारत में वन्य जीव संरक्षण के क्या कारण है, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विलुप्त प्राय वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण, यानी जो विलुप्त प्राय वन्य जीव एवं वनस्पतियां हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। दूसरी चीज़, वन्य जीव पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, यानी जो हमारे वन्य जीव होते हैं वो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो बच्चों, ये यहाँ पर हम चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण भाग समाप्त करते हैं, और इसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी के लिए हम इसी पाठ का वीडियो पार्ट 2 के रूप में आप तक पहुँचाएंगे। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर प्रतिदिन भेजते रहेंगे। धन्यवाद।